जय हिंद। बिहार के सभी विद्यार्थियों का जो बिहार एसएससी की बड़े ही लगन से तैयारी कर रहे हैं, भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रजनीश पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ये आपका सेशन है, हमने पीछे लाइव क्लास में तकरीबन 7 सेशन किया है। टोटल 7 सेशन किया है नंबर सिस्टम का। उस 7 सेशन पर आधारित तकरीबन 5 टाइप में आज का ये सेशन होगा आपका, जो कि प्रैक्टिस क्लास है ये आपका, और PYQ से भरा हुआ है। आप क्वेश्चन को जाइए इंटरनेट पर मारिए सर्च, आपको पता चलेगा कि किस साल का पूछा हुआ सवाल है। बड़े ही लाजवाब तरीके से हर क्वेश्चन का बहुत ही शानदार अप्रोच आपको मिलेगा, और ना अप्रोच मिले फिर आप कहिए कि हाँ सर आपने कहा था कि अप्रोच मिलेगा और नहीं मिला। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सेशन को हम लेके चलते हैं। हालांकि देखिए ये सेशन आपका लाइव होता है शाम को 7 बजे, अभी के समय पर ही आपको लाइव मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे शूट हो रहा है वहीं पे काम चल रहा है, तो इस काम चलने की वजह से हम इसको लाइव उस समय नहीं दे पाएंगे, तो अभी रिकॉर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम आगे लेके चलते हैं सेशन को। और ये टाइप जो आपका पहला होगा वो संख्याओं के प्रकार पे आधारित होगा। आपने आभास संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भिन्न संख्याओं को पढ़ा होगा, उन्हीं पर आधारित होगा आपका टाइप पहला। ठीक है, ये सवाल आपके सामने पहला आता है। जो फर्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पे है, ये आपका कहता है वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन सा शामिल है, ये बात समझने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कलर जरा चेंज कर लें आपके सहूलियत के लिए। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है था। आपको बताया था हमने किस में, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ठीक है, इन 2 भागों में हमने बांटा था। अब जरा आंसर देके दिखाइए आप। कहता है कि केवल परिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों अब केवल पूर्ण संख्या है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे पहले नंबर सवाल को। दूसरे सवाल पर जरा बढ़ जाते हैं। ये दूसरा सवाल आपका कहता है कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लें तो वर्गमूल, अभी वर्गमूल कहते आप में से कितना बच्चा सोचा होगा कि अरे ये तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं भाई साहब, वर्गमूल कहने का मतलब होता है फिर से रूट लगा देना। यानी अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी अगर आप वर्गमूल कर दीजिएगा तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भैया? अपरिमेय मिलेगा भाई साहब। और अपरिमेय संख्या मिलने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय। उम्मीद है इस बात को, इस फैक्ट को आप समझते चल रहे होंगे। फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल इधर कहता है कि अगर x अपरिमेय है और y परिमेय है तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त फैक्ट है। हमने बहुत सारे बच्चे से जब ये सवाल पूछा जाता है बच्चों से कि x भी अपरिमेय है, y भी अपरिमेय है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो उस समय बच्चा लोग जवाब देता है कि सर तो अपरिमेय है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा। यही आंसर मिलता है हमको। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, समझिएगा। अगर x अपरिमेय हो गया, मान लो x का वैल्यू √2 है, ठीक है, और y भी अपरिमेय है, तो हम अगर y को 2 माइनस √2 लिख दें तो क्या यह अपरिमेय संख्या नहीं है? बताइए, क्या यह अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो जब अपरिमेय संख्या है या इन दोनों को आप जोड़िएगा, x प्लस वाई करिएगा भाई, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? √2 प्लस 2√2। देखिए इस अप्रोच को देखिए, तो जैसे ही √2 से √2 कैंसिल होगा, यहाँ पर ही 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब जरा हमें बताइए आप कि क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को जो x और y है उनको जोड़ने पर हमें परिमेय मिला कि ना मिला ना? तो अपरिमेय वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। खाली अपरिमेय खाली परिमेय नहीं होता है। बहुत लाजवाब सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कई बच्चे गलत कर सकते हैं इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि परिमेय होगा जब x नॉट इक्वल टू वाई होगा, यानी x और y दोनों बराबर नहीं होंगे, तब इसका आंसर क्या होगा? परिमेय होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि एक अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा पूर्णांक
और कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कहता है कि परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए इस सवाल को आप जरा देखिएगा यहाँ पर कि जब भी इसको करिएगा तो इसका आपको आंसर देना है कि कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। कैसे समझिए, देखिए ये परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी बड़ा लॉजिकल सवाल है। फिर यहाँ पर जब हम आपको समझाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। समझिए जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, एक परिमेय संख्या हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय। लेकिन यही अगर हम √2 में √3 से गुना करेंगे भाई तो √6 मिलेगा, जो कि अपरिमेय मिलेगा। ये तो अपरिमेय हो गया और ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसका मतलब है कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होइएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से इन सारे सवालों को आप देखिए करिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। और बिहार एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कन्फ्यूजन से ही भरे पूछे जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन जहाँ हुआ वहाँ आप सवाल का आंसर जानते हुए, बनाने का प्रोसेस जानते हुए गलत कर दीजिएगा और उसी से बचना है अपने को बस, बाकी तो संभाल लेंगे ऊपर वाले। यहाँ क्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग किसके बराबर होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो भाई साहब अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये परिमेय है, और इसको हम जोड़ देते हैं 2 - √2, एक एग्जाम्पल लेके कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो मिलेगा 4 - √2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 - √2 मिलेगा। तो ये कैसा संख्या मिला हमको जरा बताइए। यह संख्या हमको अपरिमेय मिला। क्या मिला, अपरिमेय मिला। और यहाँ पर देखिए कहीं अपरिमेय लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। प्रकृत संख्या भी नहीं है, सम्मिश्र संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो एक ऑप्शन यहाँ देख रहा है आपको, क्या बताइए, वास्तविक संख्या, जिसका दोनों टाइप होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो आप वास्तविक संख्या में लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए देखिए कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है वास्तविक संख्या। आप वहाँ भी सोचिएगा कि जा सर वास्तविक संख्या कैसे हो सकता है। यही देखिएगा एक क्विज में एक क्वेश्चन पूछा गया एक छात्र से, और पूछा गया कि एक छात्र से एक सवाल, एक संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया जो अपरिमेय है। संख्या क्या है, अपरिमेय है। फिर 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी है, एक कंडीशन ये भी था, और जिसका वर्ग भी अपरिमेय होगा, ऐसा स्थिति दिया गया है। वर्ग करने पर भी अपरिमेय हो और वह 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो और संख्या अपरिमेय हो। देखिए इसमें से सवाल को जरा देखिएगा, यहाँ भी अपरिमेय है, यहाँ भी अपरिमेय है और यहाँ भी अपरिमेय है। एक यही संख्या परिमेय है, तो ये ऑप्शन से तो गया कंडीशन के अनुसार। 3 ऑप्शन रहे, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा। अब देखिए ये √4.5 है, इसका आपको अनुमान नहीं लग रहा होगा कि 2 से बड़ा कि 3 से छोटा। हालांकि 2 से बड़ा और 3 से छोटा ही इसका मान होगा। कितना होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा ही इसका मान होगा। ठीक, यहाँ पर √5 दिया गया है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में ही √5 का आंसर होगा, ये भी तय है। यहाँ पर √3 + 1 है तो ये भी तय है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, ये तीसरा को कह रहा है कि जिसका वर्ग भी अपरिमेय हो। तो जब √5 का वर्ग करिएगा तो 5 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गया। और इसका जब वर्ग करिएगा तो 4.5 हो गया, ये भी परिमेय हो गया। ये ऑलरेडी हटा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो ये कंसेप्ट है, अभी आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं, बना रहे हैं। जब आप एक बार सीख लीजिएगा तो बस पेन उठाना नहीं है और टिक लगाना है, और नहीं सही हो तो फिर कहिएगा कि हाँ सर ने कहा था कि हाँ भाई सही नहीं हुआ। देखिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 7वां कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है। वास्तविक है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, ये बताइए। देखिए 3/4, 5 √7 और यहाँ पर -2। तो ये सारा का सारा संख्या देखिए, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन √7 रूट में होने के कारण परिमेय नहीं है, इसलिए वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सवाल कैसा लाजवाब तरीके से दिया गया है। फिर अगला सवाल आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। कौन सी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या, हम संख्याएं आपको 2 प्रकार के बताए थे। एक बताए थे काल्पनिक संख्याएं, क्या बताए थे, काल्पनिक
संख्या और दूसरा बताए थे वास्तविक संख्या, आपको याद होगा जरूर, वास्तविक संख्या। ये दो संख्याएं बताई थी। काल्पनिक संख्या में बताए थे कि रूट के अंदर जो भी होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में। और वास्तविक संख्या में बताए थे बाकी रूट अंदर हो चाहे जो भी बाकी नंबर, यानी रूट के अंदर माइनस को छोड़ के जैसा नंबर होगा सब वास्तविक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, रूट का अंदर -1 है जो कि वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगले सवाल हमारा जो कहता है, वो अगला सवाल कहता है यहाँ पर कि 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय और पूर्णांक दोनों है। परिमेय भी होना चाहिए और पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक भी होना चाहिए। √2 पॉसिबल ही नहीं है, अपरिमेय है। 1/3 ये पूर्णांक नहीं है। पाई अपरिमेय संख्या है तो परिमेय है नहीं, तो सीधा सीधा आंसर क्या लग जाएगा, बी। देखिए सवाल कितना लाजवाब तरीके से दिया है, ऑप्शन को तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई साहब, इसको उठाइए। एसएससी में पूछा गया। देखिए बिहार एसएससी क्या करता है कि वो अपने से ऊपर लेवल के एग्जाम से सवाल को चुनता है, उसी पे आधारित दे देता है। इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी होता है वहाँ का भी सवाल है, सीपीओ का भी सवाल आपको मिलेगा इसमें आपको एमटीएस लेवल का भी सवाल मिलेगा और एसएससी सीएचएसएल लेवल का भी सवाल मिलेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं ना। तो हर तरह का सवाल है, सर्च मारिएगा ना सवाल को यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा इंटरनेट पर कि किस साल में क्या चीज़ में एग्जाम में पूछा गया था। समझे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या ना प्रकृत है और ना ही पूर्णांक है। तो जो प्राकृत नहीं होगा, प्रकृत तो 1 से शुरू होता है तो 1 से छोटा होगा तभी तो प्रकृत नहीं होगा। तो कहता है कि ना ही प्राकृत है, इसका मतलब 0, तो 0 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि पूर्णांक भी नहीं है, पूरा पूरा अंक भी नहीं है, तब उसके लिए इस डी ऑप्शन को छोड़ के हम किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब खाली प्राकृत देख के फटाक से 0 नहीं लगा देना है कि पूर्ण संख्या है, क्योंकि यह 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन 1/2 यह ना ही प्रकृत संख्या है और ना ही पूर्णांक है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जिगर के छल्लों, आइए यहाँ से देखिए, ये दूसरा टाइप आपका शुरू होता है इकाई अंक पर आधारित सवाल। आप कैसे कोई सवाल किसी भी संख्या का इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह जिस तरह से आंकड़े आपके सामने दिए गए हों। चलिए आइए यहाँ पर, अब देखिए ये कहता है, इस सवाल को ज़रा देखिएगा कि 7 के पावर 103 का इकाई अंक है। 7 के पावर 103 का क्या इकाई अंक होगा भाई साहब। तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो जो पावर में दिया गया अंक है उसको 4 से भाग लगाइए। क्या लगाइए, 4 से भाग लगाइए। तो ये 100 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर इसका 3। बस जो भी नंबर दिया गया है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 7 × 7 7 7 49। अब इसका आया 9 और 9 7 63, इकाई स्थान पर 3 दिखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। समझ पा रहे हैं बात को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, कह रहा है कि ये जो नंबर यहाँ दिया गया है 15,876 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। ये बड़ा लाजवाब सवाल है। देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करें और उसका इकाई अंक क्या आ जाना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए 2 अगर किसी के इकाई स्थान पर है उसका स्क्वायर करिएगा तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 4 आएगा। 4 अगर किसी के है तो उसका स्क्वायर करिएगा तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। बात को समझिएगा, केवल 6 अगर है तो उसका जब स्क्वायर करिएगा तो उसके वर्ग के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। 8 है तो वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन जरा सोचिए कि जिसका वर्ग करने पर 4 आ रहा है, क्या इसका वर्गमूल करने पर ये नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो 6 आया हुआ है, देखिए ये जो 6 आया हुआ है इसमें से किसका, इसका अगर हम वर्गमूल करें यानी रूट में डालें तो कौन सी चीज़ बनेगा। इसको जिसके भी इकाई स्थान पर 6 होगा इस तरह से, उसको अगर रूट में डालिएगा तो वो इकाई स्थान 4 देगा। लेकिन यहाँ जिसके इकाई स्थान पर 6 होगा उसको रूट में डालिएगा तो वो 6 ही देगा, 6 ही वर्गमूल निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे आप। अभी देखिए अगला सवाल यहाँ पर, ये कहता है आपका यहाँ पे कि 67 का पावर 32 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। तो 67 है भाई साहब 67, इसका पावर है 32। अब 32 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरे कैंसिल हो गया, तो पूरे कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब जैसे ही रिमाइंडर बचा समझिए पावर 4।
अब 7 को 4 टाइम गुना करिए, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सते 49। फिर इसका इकाई स्थान पर 9 सते 63। फिर इसके इकाई स्थान पर ये 3 सते 21, इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए में है। पढ़ पा रहे हैं, कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं? सर देखिएगा जरा विजिबल हो रहा है कि नहीं, अच्छे से विजिबल हो रहा है कि नहीं सभी चीज़ें? यहाँ पर देखिए लिखने पर ऐसे ऐसे जरा बताइएगा हमको, हो रहा है ना विजिबल? चलिए आगे अगला सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर कि 3 का पावर 99 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए पिछले सवाल के बेस पर है, कमेंट सेक्शन में ज़रा जवाब दीजिए तो मेरे भाई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रा जवाब दीजिए हमको कि कमेंट सेक्शन में कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इस संख्या का इकाई अंक। चलिए फिर देखिए उसी तरह का सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है आपके, आप प्रैक्टिस करिए, इस सवालों का आंसर पता करिए और उसको कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हमें भी पता चले कि आपने वीडियो को देखा है, सवालों को किया है, तब आपको भी संतुष्टि होगा कि हाँ हम यहाँ तक सीखे हैं तो आंसर भी दे पा रहे हैं। ठीक है, देखिए कमेंट में जवाब देने से मेरा ही अप्रोच नहीं बढ़ेगा सर, अगर आप कमेंट में जवाब दे रही हैं तो आपके अंदर की भी क्षमता बढ़ेगी कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है कि आपने सवाल को सही किया है और फिर कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में जवाब देने से पहले बहुत लोग घबराते हैं कि लीजिए कहीं दे दे जवाब ना तो हो गया तमाशा, कहीं 5 आदमी कमेंट ना मार देवे कि गलती जवाब दे लेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप लोग तो सीख रहे हैं, सीखे हुए बच्चे कभी डरते नहीं हैं। अब असफलताओं से डरनी नहीं है, क्योंकि असफलताएं ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती हैं। पहले हम फेल होते हैं फिर पास की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके लिए डरना नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ज़रा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए अब थोड़ा आपका इसी तरह के टाइप में थोड़ा सा चेंजिंग आया। 3 के पावर 98 या 3 के पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 का पावर 98, तो यहाँ तो पावर 98 है ना जी, पावर तो 98 है। जब 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो 96 तक पूरा पूरा कटेगा, लेकिन रेस्ट क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 2। तो 3 के पावर 2 कितना होता है 9। फिर माइनस में दिया है 3 के पावर 89, अगर इसको हम 4 से करेंगे तो 88 तक पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 3 का पावर 1। तो 9 में से 3 गया कितना हो गया 6। जो भी नंबर आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने पर तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। चलिए फिर अगला सवाल आपका यहाँ पर 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल भी बहुत ही लाजवाब है, क्वालिटी वाला सवाल है। आपको कैलकुलेशंस थोड़े आते होंगे तो आप फास्ट कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 164 के पावर 169, 33 का दिया गया है 137 पावर में, और 727 का दिया है 726 पावर में। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर, अब बड़ा बड़ा पावर देख के आप डर जाइएगा कि लीजिए अब ससुरा इसका कैसे निकालें हम इकाई अंक। तो उनमें तो परेशानी नहीं होना है, क्योंकि आपको समझा दिया गया ना कि इकाई अंक इकाई से ही निकाला जाता है, आपको पूरा नंबर का ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए इस पावर को यदि हम 4 से डिवाइड कर दें, कितने से 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करें तो 168 तक पूरा पूरा कटेगा, लेकिन इकाई अंक क्या बच जाएगा 1। तो इसका इकाई अंक लीजिए, यानी 4 का पावर 1 रह गया। क्या रह गया 4 का पावर 1 रह गया, यहाँ पर 4 का पावर 1 रह गया। फिर इसको यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 336 तक पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक और रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसका इकाई स्थान 3 है, तो यहाँ पर 3 का पावर भी 1 डाल देंगे। अब माइनस इसके इकाई स्थान पर 7 है, 726 है, यानी अगर आप देखिएगा तो 26 है, 24 तक पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें लिखा हुआ दिख रहा है सर, देखिए जरा व्हाइट पोर्शन में जब येलो से लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या, विजिबल नहीं हो पा रहा है? नहीं दिख तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 है। अब जब ये 2 है तो इस 2 को आप पावर को इस पे चढ़ा देंगे, किस पर, इकाई अंक पर। तो 7 का पावर 2 कर देंगे, 7 का पावर 2 49 होगा, 49 का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। तो देखिए 4 + 3 - 9, रिजल्ट तो -2 आ गया। तो आप कहिएगा ये सर किसी भी संख्या का इकाई अंक -2 तो नहीं होता, ये तो गाल कर रहे हैं आप, -2 कैसे होगा। तो देखिए जब भी माइनस में रिमाइंडर आता है हमें क्या करना रहता है, 10 में से इसको घटा दीजिए, यानी 8 लीजिए, बस 8 इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा, और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसके अलावा और कोई अप्रोच, इतना आसान अप्रोच आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए
अगला सवाल है कि यदि x बराबर, यदि x का वैल्यू दिया गया है 433 का पावर 24, 377 का पावर 38 और 166 का पावर 24 दिया गया है, प्लस में माइनस में लगा लगा के इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे और ध्यान दीजिए पावर 24 है तो 4 से तो पूरी तरह कैंसिल हो गया, बचा क्या 0। तो इसका मतलब इसको पावर 4 में रखना है, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ 36 तक पूरा जाएगा तो पावर 2 बच जाएगा। फिर 6 का पावर जो भी हो, यहाँ पर जितना भी पावर देंगे ओकर इकाई स्थान क्या आएगा 6 ही आएगा। और देखिए ध्यान से, अच्छा चाहे रुक जाइए थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए। 54 है तो इसको जब 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 52 तक तो पूरा जाएगा, पावर में 2 बचेगा तो 6 का पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 का 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और 27 तिहाई 81, यानी जो लास्ट डिजिट बनेगा उसका इकाई स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा 1 36 होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 6 1 7 और 7 माइनस 9 फिर क्या आ गया -2। फिर कहिएगा फिर तो वे बतिया समझा रहे हैं आप, तो ये मर्दे बतिया समझ रहे हैं तो बस इसको 2 घटाइए ना और लिखिए ही यहाँ 8, बस इकाई स्थान क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए अगला सवाल आपका है, यहाँ पे है, ठीक है 19 नंबर की, ये जो इतना बड़ा नंबर दिया गया है इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इकाई स्थान पर दिए गए नंबर का जब भी आप कैलकुलेशन को अप्लाई करिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन करिएगा तो उसके इकाई अंक को ही उठा करिए, नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 1, इस 1 को गुना करिए 4 से, 1 चौके 4, 4 छक 24, तो जैसे ही 24 आया इसका इकाई स्थान उठाइए, 2 को छोड़िए, फिर 4 से 4 9 36, तो 36 का इकाई स्थान 6 उठा लीजिए, 6 चौका 24, इसका इकाई स्थान जैसे 24 हो गया तो 24 इकाई स्थान पर 4 हो गया, 4 तिहाई 12, इसके इकाई स्थान पर 2 हो गया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ सब गुना है, यहाँ प्लस है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस है। तो जैसे ही लास्ट वाला रिमाइंडर आपको यहाँ पर इकाई स्थान पर 2 आ रहा है, इकाई स्थान पर 2 आ रहा है, उसमें इसका इकाई स्थान 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 में जैसे ही 1 जोड़िएगा आप 3 पाइएगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे, इस कंसेप्ट को समझे होंगे और इन बारीकियों को बड़ा ध्यान से देखना है। नहीं तो बस आप क्या करते 2 एकम 2 करते आए में देखते में तो खैर ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता तो क्या करते फट से डी लगाते, सोचबो नहीं करते कि हम सवाल सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है कि नहीं है। देखिए 20वां सवाल पर जाने से पहले आपको यहाँ पर टाइप नंबर 3 दिख गया। अब टाइप 3 यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने पर आधारित सवाल आपको बनाना पड़ेगा कि गुणनखंड का संख्या आप कैसे निकालिएगा, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। देखिए पहला सवाल आपको दिया गया है 20 नंबर सवाल। यहाँ कहता है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आप 3600 का पहले गुणनखंड कर ही लीजिए। 2 से करेंगे 1800, 2 से करेंगे 900, फिर मेरे भाई 2 से करेंगे 450, इसी तरह 2 से करेंगे तो 225, अब 3 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25 और 5 से करेंगे 5। यानी जो इस नंबर का हमको गुणनखंड मिला वो क्या मिला, तो देखिए 2, अब कई गो है 2, 4 गो, तो पावर 4 गुना 3 2 गो है तो 3 का पावर 2, यहीं 5 2 गो है तो 5 का पावर 2। जब कहेगा गुणनखंडों की संख्या निकालिए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भी हमें पावर मिल रहा है इन पावर में 1 1 बढ़ा देंगे। यानी 4 पावर है तो 1 बढ़ाइए 5 लिखिए, गुना 2 पावर है तो 2 का 1 बढ़ाइए 3 लिखिए, और यहाँ भी 2 है 2 का 1 बढ़ाइए 3 लिखिए, इनको गुना करिए, 5 3 15, 15 या 45, यानी 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 45 होगी। कितनी होगी 45 होगी, ऑप्शन नंबर ए। इस बात को समझ रहे हैं आप। अब देखिए अगला सवाल 21 नंबर, ये कहता है कि 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। देखिए अब ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट देखिए ऐसे सवाल आपके टाइम को खाने के लिए दिया जाता है कि समय इसका खाया जाए। तो देखिए सवाल कितना लाजवाब है और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ है कि गुणनखंडों की संख्या 24 है, तो बस 360 को लीजिए भाई साहब,
360 को लीजिए, यहाँ 2 से करिएगा 180 होगा, यहाँ 2 से करिएगा 90 होगा, 2 से करिएगा 45 होगा, 3 से करिएगा 15 होगा, और 15 में फिर 3 से किया जाएगा तो 5 होगा। तो कुल मिला कितना, तो 3 को 2 मिला तो 2 का पावर 3 गुना 3 कै गो है, 2 ठो है तो 3 का पावर 2। अब 5 कै ठो है, 1 ठो है तो 5। कह रहा है गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो बस 3 है तो 1 बढ़ाइए 4, 2 है तो 1 बढ़ाइए 3, और यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 बढ़ाइए 2, 4 तेई 12 दूना 24, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या 24 है। तो पहला स्टेटमेंट तो हम सही पाए, पहला स्टेटमेंट क्या पाए, सही पाए। अब दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसके गुणनखंडों का योगफल 1170 है। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं सो समझिएगा। जैसे पावर यहाँ पर 3 दिया गया ना, 2 का पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का, जैसे 2 का पावर 3 दिया है तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, ठीक, ये खत्म। फिर यहाँ गुना, अब ये क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0, फिर गुना, यहाँ पर दिया है 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 0। कुछ इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही आप अरेंज करेंगे इसे, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 का पावर 1 2, और कुछों का पावर 0 मान 1 होता है, ये 1 हो गया। गुना में 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 फिर 1, फिर गुना में करेंगे, फिर 5 फिर 1। अब इनको हम जोड़ेंगे, 8 4 12 2 14, 14 1 15 प्लस 9 3 12 1 13 प्लस 5 1 6। अब इनको गुना कर देंगे, हम क्या कर देंगे, गुना, 13 छक्के 78, इधर गुना कर लेते हैं हम 78, 13 छक्के 78, 78 में 15 से गुना करिए, 15 8 20 ऐसा के 0, हाथ में 12, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते कितना 105 होता है, सॉरी 105, तो 15 सत्ते 105 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 117, कितना हो गया 1170, कितना हो गया 1170। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इसके दूसरा स्टेटमेंट भी सही निकला। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही निकला, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आपके समय को बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा तो आप जल्दी बना पाइएगा, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका अगला सवाल। यहाँ पे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि संख्या 12 का पावर 6, 3 के पावर 8, 5 के पावर 3 पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इसमें। अब फिर यहाँ विचार करना है आपको, फिर क्या करना है, विचार करना है। देखिए तो 12 का पावर 6 का मतलब क्या है, 12 2 गुना 3 लिखा जाता है, इसका पावर 6, और 3 का पावर 8 है तो 3 का पावर 8, 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 6 है तो 2 का पावर 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 का पावर होगा तो 2 का पावर 6 होगा, फिर 3 का पावर 6 हो तो 3 का पावर 6, 3 का पावर 8 और 5 का पावर 3। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बेस सेम है तो बेस को सेम रखेंगे, 2 और 6 6 12 हो जाएगा, फिर 3 है 3 3 सेम है तो 3 का पावर 8 6 14 हो जाएगा, और यहीं पर 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो जैसे ही 5 का पावर आपको 3 हुआ, अब क्या करेंगे, आप कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। किसकी निकालिए, जो गुणनखंड विषम है उनकी संख्या निकालिए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं विषम वाले, किस कौन से वाले, विषम वाले, उनसे एक बढ़ा के गुना कर लेंगे, उनसे एक बढ़ा के हम गुना कर लेंगे। तो विषम वाला कौन सा दिख रहा है, 3 का पावर 14 और यहाँ 5 का पावर 3, तो 14 को 1 बढ़ाइए 15 करिए, अब 5 का पावर 3 है तो 3 को 1 बढ़ाइए 4 करिए, 15 चौका 60। ये विषम गुणनखंडों की संख्या है, क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या है। अब आपसे कह रहा है कि भाई साहब बताइए, कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या 720 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 720 है। तो सम गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे, लिखेंगे जो भी यहाँ पर सम का पावर दिया है, जो भी सम का पावर जैसे 12 दिया है तो 12 को 12 रहने देंगे, लेकिन विषम के पावर में बढ़ा देंगे, जैसे 14 को 15 कर देंगे और यहीं 3 को हम 4 कर देंगे।
तो गुना करिएगा तो 15 चौका 60, 60 में 12 से गुना करिएगा 720 आएगा। यानी सम गुणनखंडों की संख्या 720 हो गया, अब विषम गुणनखंडों की संख्या 7 हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कह क्या रहा है कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद वाले सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस सवाल में कहता है कि 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा। तो देखिए 216 है, अब 216 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरा 2 से कटाएंगे तो 108 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 54, अभी भी 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, यहीं फिर 3 से करेंगे तो 3। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर 3। ये कितना है 216 है। कह रहा है कि बताइए हमको किसको, तो 216 के विषम भाजकों की संख्या। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, विषम कहेगा तो इस पे काम करेगा। देखिए यहाँ योग कह रहा है, संख्या निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 का पावर 3 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0 और बना देंगे 3 3 9 3 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 40। यानी जो हमारे इसमें विषम भाजक होंगे उनको जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्या 40 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 40। यानी जब विषम भाजकों का योग का बात करेगा तो आपको सम वाला को नहीं देखना है, केवल विषम वाला को इस तरह से अरेंज करके क्या करेंगे, यानी पावर को कम करते करते 0 तक चले जाएंगे और जोड़ देंगे। ये बस यही हमारा आंसर दे देगा करेक्ट। ठीक है, फिर अगला सवाल बाबू कहता है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। जितना भी दुनिया का अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड कौन सा हो सकता है, तो वो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ये सीधा सीधा टू द पॉइंट फैक्ट है बस। अगला सवाल कहता है यहाँ पर 25 नंबर कि संख्या 720 के 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 720 में अगर कुल गुणनखंड का संख्या देखें तो 720 को हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे 360 होगा, फिर 2 से करेंगे 180 होगा। ठीक, फिर यहाँ 2 से करेंगे भाई साहब 90 होगा, 2 से करेंगे 45 होगा, 3 से करेंगे 15 होगा, 3 से करेंगे 5 होगा। ये हो गया। तो 720 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 4, यहीं 3 का पावर 2, यहीं 5 का पावर 1, यहीं 5 का पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देखिए पीछे से कुछ बैकग्राउंड का यदि आवाज़ आ रहा हो तो आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि समस्याएं ही समाधान को लेकर भी आती हैं। ठीक है, तो आपका समाधान ये है कि कंसंट्रेशन बना के रखना। अभी चारों तरफ इतना ना हल्ला है कि क्या ही करें, और वीडियो आप तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप मेरे आवाज़ पे कंसंट्रेट करिएगा और अपने सवाल के आंसर पे कंसंट्रेट करिएगा। बाकी इधर उधर का ये सुनने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए 4 में 1 पावर बढ़ाएंगे 5, 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, और 5 का पावर 1 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा के 2 लिखेंगे। 5 तिहाई 15 दूना 30। लेकिन आपसे साफ साफ कहा गया है कि आपको क्या कम करना है, 1 और 720 2 कम कर देने हैं। तो 30 में से जब भी 2 घटाइएगा क्या ही आंसर आपको मिलेगा 28। कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर 26 नंबर कह रहा है कि संख्या 26 नंबर यहाँ क्या है कि 26 नंबर रिपीट हो गया है, नहीं 25, चलिए 26वां नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल कह रहे हैं बाबू कि ये जो नंबर दिया गया है इसके भाजकों की संख्या विभाजकों 1 और खुद इस संख्या को छोड़कर, यानी 1 को और खुद को छोड़कर के कितनी संख्या होगी। तो जो अभी अभी हम बताए हैं आपको 720 वाले में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। लिखने का तरीका देखिए क्या लिखा है कि ये संख्या दिया गया है, इसके भाजकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन छोड़ना किसको किसको है, 1 को और खुद इस संख्या को भी छोड़ना है। बस आप पिछले ही सवाल को देख रहे हैं, लेकिन पैटर्न चेंज है, लिखने का तरीका चेंज है और उसी में फंसे हुए हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बना लेंगे, और ज़रा आंसर मेरे भाई हमारे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए आंसर से आप, बस कुछ आपसे और नहीं कहना। लीजिए
अगला सवाल यहाँ पर 27 नंबर कह रहा है कि 1000 के विभाजकों की संख्या, फिर 1 और 1000 को छोड़ देना है। तो 1000 का विभाजक का संख्या भी उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने आपको 720 के पैटर्न पे समझाया है। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड भी हो रहा है, आप इनको बना के जरा देखिए, नहीं आंसर है फिर आप कहिएगा कि सर ने तरीका बताया था। इसका गुणनखंड निकालिए 1000 का, फिर जो भी आपको गुणनखंड मिलेगा उसका पावर करिए, पावर को बढ़ा बढ़ा के आपस में गुना करिए, और जो भी आएगा उसमें से 2 घटा देना है क्योंकि इन दोनों को छोड़ देना है। जो भी रिजल्ट बनेगा वो आपके सामने रहेगा। चलिए फिर यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, कहता है कि 840, फिर देखिए 1 और 840 को छोड़ करके, तो आइए पिछला 2 सवाल छोड़े हैं तो ये बता देते हैं आपको। हम देखिए 840 है, लीजिए इसका हम छोड़ देते हैं, 2 से करेंगे 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। फिर यहीं 2 से करेंगे जब हम, तो यहाँ पर 105 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब 3 से करेंगे तो 35 होगा, और फिर इसे जब 5 से करेंगे तो 7 होगा। अब हमें गुणनखंड का संख्या निकालना है, तो 2 का पावर 3 दिया गया है, यहीं यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 है, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। अब हम बढ़ा बढ़ा के गुना कर लेंगे। 3 है तो 3 को बढ़ाइए, 4 गुना, यहाँ पर पावर में 1 है तो 2, जहाँ जहाँ पावर में 1 है उसको 1 बढ़ा कर 2 करिए, 2 करिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 32। लेकिन कह ये रहा है कि 1 और 840 को छोड़ देना है। तो 1 और 840 को छोड़ने का मतलब क्या है कि 32 में से 2 घटाइएगा तो आंसर मिलेगा 30। ठीक है, आंसर मिलेगा 30। ठीक है। बस इसलिए रहे हैं कि जो बात आपको हम बोले हैं कि भाई यहाँ पे आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, वो आके इधर से बस सीता। आइए सवाल पे देखिए, कह रहा है कि समुच्चय में क्लास में अचानक सीताराम हो रहा है। देखिए यहाँ पर समुच्चय 1 2 3 से 100 तक, कितना तक? समुच्चय 1 2 3 से 100 तक में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिसके ठीक 3 भाजक होते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा लाजवाब आपको कंसेप्ट मिल रहा है कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप जहाँ बैठे हैं वहीं से ताली बजाइएगा। क्यों? देखिए ये जो कंसेप्ट कहता है कि ऐसा कोई संख्या बताना है, तो किस नंबर का 3 ठो होता है बताइए जरा, कौन सा संख्या का 3 ठो भाजक होता है, किन संख्याओं का? तो आप उन्हीं संख्या का 3 भाजक निकाल सकते हैं जो अभाज्य संख्या का स्क्वायर होते हैं। क्या सुने आप कान से? अभाज्य संख्या का स्क्वायर होते हैं। अभाज्य संख्या का स्क्वायर कौन होगा? आइए समझिए। और वो भी कौन अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या। कैसे? देखिए जरा यहाँ पर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये देगा 4, ये देगा 4। ध्यान दीजिए विषम नहीं सम भी है इसमें। 3 का स्क्वायर करेंगे ना बाबू तो ई देगा हमको 9। वहीं आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो ई देगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ई देगा हमको कितना? दिखता ना दिखता ना दिखना दिखना कितना देगा? तो यहाँ पर ये देगा आपको 49। कितना देगा? 49। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 4 1 से कटेगा, 2 से और खुद 4 से, 3 ठो होगा इसके पास। 9 1 से, 3 से, खुद 9 से, इसके पास भी 3 ठो होगा। वहीं 25 1 से, 5 से और खुद से, इसके पास भी 3 ठो होगा। 49 भी 1 से, 7 से और खुद से, इसके पास भी 3 ठो होगा। यानी सबके 3-3 भाजक हैं। सबके कितने कितने भाजक हैं? 3-3 भाजक हैं। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करेंगे और उसका केवल और केवल 3 ही भाजक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस बात को समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। और अच्छा 29 नंबर सवाल था, तो इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पे मूव कर जाते हैं। 30वां सवाल कहता है गुणनफल 30 का पावर 5 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। कई गो अभाज्य गुणनखंड है इसमें? तो देखिए 3 का पावर 5, 30 का पावर 5 है, तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, और इसका पावर क्या है? 5 है। 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना
यहाँ पर 2 गुना 3, ये लिख सकते हैं, इसका पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 5। आप कर ऐसे भी सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 4 को 2 है यानी 2 का पावर 20 होगा, 2 का पावर 20 होगा। कितना है, और चूँकि दोनों में पावर 5 5 दिया हुआ तो 2 का पावर 20 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक ही बार में लिख लेते हैं 2 का पावर 20। अब यहाँ 3 का पावर 5 है, यहाँ 3 का पावर 5 है, कुल 3 का पावर 10। यहाँ 5 का पावर 5 है, इसमें नहीं है तो 5 का पावर 5। अब आपसे जो कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 20, 10, 30 और 5 35। कितने हैं, 35 है, ऑप्शन नंबर सी, ये अभाज्य गुणनखंड है इसके। अभी नहीं कि सर आप कहने लगिएगा सर आप तो सिखा रहे हैं कि इसमें एक एक जोड़ के गुना कर दीजिए। भाई साहब सवाल देखिए, वहाँ कहता है कुल गुणनखंड की संख्या, भाजकों की संख्या, लेकिन यहाँ कह रहा है खाली अभाज्य गुणनखंड बताइए हमको, तो बस इसका पावर जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। इसीलिए तो ये सारे के सारे सवाल दमदार हैं। अब टाइप नंबर चौथा, विभाज्यता। जितने लोग 2 के विभाज्यता, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की विभाज्यता नियम जिसको याद होगी उसके लिए ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए अभी आपसे यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है। देखिए जो संख्या 2 और 5 दोनों से होगा ना, उसके इकाई स्थान पर 0 होगा, उसके इकाई स्थान पर 0 होगा। जो नहीं होगा उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं होगा। अच्छा, जो 2 से विभाज्य होगा वो संख्या आपको सम मिलेगा, और जो 5 से विभाज्य होगा वो संख्या आपको सम और विषम दोनों मिल सकता है। इकाई स्थान पर 5 और 0 दोनों हो सकता है। तो इसमें हमको ऐसा बताना है जो ना ही 2 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं होगा, जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं होगा। जरा इसको देखिए, ये 2 और 5 दोनों से हो रहा है, ठीक है, 2 और 5 दोनों से हो रहा है। यहाँ पर ये 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इस संख्या को देखिए, ये 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 5 से हो जाएगा। यही ये जो संख्या है 2 से होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि 2 और 5 दोनों से विभाजित नहीं, ऐसा संख्या बताइए। तो इनमें एक को ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मिसप्रिंट हुआ है। तो मिसप्रिंट हुआ है तो मिसप्रिंट को ठीक करने के लिए क्या करें, आइए हम एक ऑप्शन ही बना देते हैं, ई नंबर। ई नंबर ऑप्शन में क्या रख लें, तो आप कोई भी 3, 5, 7 रख लीजिए। अब ये संख्या ना 2 से विभाज्य है और ना ही 5 से, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए, और 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी में सम संख्या होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपने अभी अभी बनाया है, ऑप्शन नंबर ई ये लीजिए, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट को समझना है। ऑप्शन नहीं था तो क्या हो गया, मिस्टेक हो जाती है प्रिंट टाइप करने में। आइए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10, 11 से विभाजित है। देखिए 2 और 5, 10, 11 से विभाजित होने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो संख्या 2 से विभाजित है वो तो सम होगी, लेकिन ये विषम है इसलिए ये कैंसिल हो गया। अभी ये जो संख्या 5 से विभाजित होगी उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा, इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर टकरा रहा है, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, लेकिन चेक करना है अब इन दोनों में क्या कि 11 से कौन कट रहा है। 11 से कटने के लिए आपको समझाया गया था कि अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ना है और उनका घटाव देखना है, डिफरेंस देखना है। जैसे 5 और 9 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 8 और 2 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 21 में से 10 जाएगा 11। यानी इसके विषम स्थान पर आने वाले अंकों का जो अंतर है वह 11 आ गया, 11 के पहाड़ा में आ गया, चाहे 0 आ गया तब वह संख्या 11 से भी कटेगा। तो इसलिए इस सारे नंबर से कटेगा कौन है, सी हुआ कटेगा, सी यही एक नंबर है, ठीक है। देखिए अगला सवाल 33 नंबर आपका यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं होने का क्या कारण मतलब है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कटना चाहिए बस, बाकी वो 8 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए लास्ट में 344 है, क्या है 344 है, इसके लास्ट में 544 है, इसके लास्ट में 497 है, इसके लास्ट में 608 है। अब जरा ध्यान से देखिए, जिसके कहीं इधर लास्ट में 97 है, ये तो कभी हो भी नहीं करेगा, छट गया ही सही। अब यहाँ पर 394 है, क्या 308 से कटेगा, क्या 308 से डिविजिबल होगा, जरा बताइए। तो 308 से डिविजिबल नहीं होगा, 308 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना 100 है, 100 8 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 8 से
नहीं कटेगा। अब यहीं पे 4 रहता तो कट जाता, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है इसलिए कट जाता। ठीक है, तो ये भी गया। ये नंबर देखिए, ये नंबर जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 5 है, तो 5 गुने कितना है 44 है। अरे 5 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 344 था तो 300 ये 44 ना है। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा तो 44 भी नहीं कटेगा। ओके, अब 544 है तो क्या 500 अब प्लस 44, देखिए 500 8 से कटेगा, 500 8 से कटेगा, तो ये है 5 गुना 100, ये नहीं कटेगा, 44 नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन ये है 608, एक बच गया था हमारा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आपको बस चेक करने आना चाहिए आप किस तरह से चेक कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन को किस तरह से रखे हुए हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ कहता है कि संख्या, ये जो नंबर लिखा गया है 4,29,714, इसमें निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभाज्य है, कौन कौन से कटेगा ये। ठीक है, तो जरा इसको एक बार जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई स्थान पर 4 है, इसके ऑप्शन में 5 दिख रहा है, इसके ऑप्शन में 5 दिख रहा है, तो दोनों गया, क्योंकि ये 5 से तो कटने वाला है नहीं। अब देखिए इसके इकाई स्थान पर 4 दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है तो हो सकता है 4 6 से कट जाए, 3 6 से कट जाए, तो हमको चेक कर लेना पड़ेगा। चेक कैसे करना पड़ेगा, तो चूंकि 4 से कटने के लिए आखिरी 2 अंक को चेक करना है, तो 14 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो लीजिए ये भी कैंसिल हो गया, तो तीनों कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, डी बचा कौन, डी बचा। देखिए फिर यहाँ पर अगला सवाल आपका क्या कहता है कि यदि 4 3 6 P 5, ये जो नंबर दिया गया है इसमें बीच में P दिया गया है, 3 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान बताइए, अधिकतम मान बताना है। यानी 3 से कटने के लिए क्या नियम होता है, सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद जो भी नंबर हमको मिले वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 3 7 6 13, 13 5 18, 18 में क्या जोड़ना है, P जोड़ना है। और P का अधिकतम मान कितना होगा कि यह किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 3 7 6 13 5 18 में P, तो P का अधिकतम मान हम यहाँ 9 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, चूँकि एक डिजिट हमको रखना है, तो यहाँ अधिकतम 9 ले लेंगे और 9 जोड़ेंगे, 18 9 27 होगा, जो कि 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए नंबर भी कटेगा, तो P का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 9। लेकिन यहाँ पर 36 नंबर सवाल कह रहा है कि एक संख्या 7, यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, फिर ये नंबर दिया गया, कहता है रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे वह 3 से कट जाए। अब छोटा नंबर लिखना है आपको, तो 7 है, जोड़िए 7 7 14, 14 26, 2 22, 4 26। 26 में हम क्या जोड़ें कि जो भी नंबर मिले छोटा सा छोटा नंबर जोड़ना है वह 3 से कट जाए। तो 26 के बाद 27 आता है, क्या आता है 27 आता है, जो 3 के पहाड़े में है, उसके लिए यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3,79,843 को 3 से भाग दिया जाए तो वास्तविक भागफल प्राप्त करने के लिए कौन सा अंक जोड़ा जाए। तो आप क्या करिएगा, 3 से भाग देने लगिएगा, नहीं कि शेषफल बचेगा तो बताएंगे, ना, रूल का इस्तेमाल करेंगे। 7 3 10, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 3 34, जोड़ने पर 34 आया। कह रहा है कि कौन सा, क्या शेषफल आएगा इसका, यही कह रहा है वास्तविक भागफल प्राप्त करने के लिए कौन सा अंक जोड़ा जाए, यानी ये नंबर कट जाए उसके लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 34 आ रहा है, 34 के बाद 36 ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो इस संख्या में भी 2 जोड़ने पर 3 से कट जाएगा। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल पे मूव करते हैं, 38 नंबर सवाल। ये 38वां सवाल आपसे बड़ा ही लाजवाब तरीके से पूछा गया है कि यदि यह संख्या 3 से कट रहा है 2x3, तो 3 से विभाज्य है तो इसका मान बताइए। तो देखिए 2 और 3 5 होता है, अब बीच में एगो x है, तो x का मान 1 रख देंगे तो ये 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो ये दोनों जुड़ के क्या देगा, 6 देगा, 6 3 के पहाड़ा में आएगा, यानी x का मान क्या रख दें हम, 1 रख दें, तब भी हो जाएगा आंसर हमारे पास। लेकिन सवाल में एक कंडीशन दिया है, केवल यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना इसको भी है। x के अधिकतम मान पर विचार करिए, अधिकतम मान भाई साहब, अधिकतम 1 नहीं, इसके बाद हम अगर इसमें 5 में 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 14, लेकिन 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा। 8 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 13, लेकिन नहीं होगा। 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 12, जो कि किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, और यह 3 से कट जाएगा। तो अधिकतम मान क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। तो x का मान 7 होगा, तो 7 7 49,
अब में 7 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा 56। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2 नहीं लगाइएगा, नहीं तो आप में से कई बच्चा जो है 2 लगा भी दिया होगा सोच के कि यहाँ पर 1 रख देंगे तो 2 1 3 3 6 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का 1 2 लगाइए डी में टिक। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अब अगला सवाल यहाँ कह रहा है 39 नंबर कि 2 संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 9 प्राप्त होती है। छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर भागफल दिया है कितना 6 और शेषफल कितना दिया है 9। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर दिया है तो आप x माइनस वाई लिख सकते हैं कितना 1564। ठीक है, अब कहता है कि जो बड़ी संख्या है तो बड़ी x होगा छोटी y होगा, तभी तो x में से y घटा रहा है तो 1564 आ रहा है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर यानी इस x को जब y से आप भाग दे रहे हैं, x को किससे भाग दे रहे हैं y से भाग दे रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? तो भागफल 6 मिल रहा है और शेषफल 19 मिल रहा है। यानी x को अगर y से भाग देंगे तो y भाजक हो जाएगा, तो भाजक गुने भागफल 6 प्लस शेषफल 19। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप देख लीजिए। तो जैसे ही x का वैल्यू हमको इतना मिल गया, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये 6y हो जाएगा। 6y में से 1y जाएगा 5y होगा। अगर इसको देखें तो 6y प्लस 19 ना होगा बाबू। तो इसको अगर यहाँ उठा के हम रख देते हैं तो 6y प्लस 19 माइनस y बराबर 1564 दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो 6y में से 1y जाएगा 5y बचेगा और 19 जाके इन्हें घट जाएगा। 19 जाके इन्हें घटेगा तो 1564। 64 में से जब 19 को घटाइएगा तो कितना आएगा 1545। 1545 आएगा और 5 से इसको कटा दीजिएगा तो 309 आएगा। y का वैल्यू जो छोटा नंबर होगा वो 309 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? यही कंसेप्ट था और आपको इतना भी कॉलम नहीं चलाना है यदि प्रैक्टिस है तो। इस तरह का सवाल देखिए कितना बढ़िया से सवाल दिया गया है। ये सवाल कहता है आपका कि संख्या इतना को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 प्राप्त होते हैं, तो भाजक ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास संख्या भी दिया गया है, ठीक है, भागफल भी दिया गया है और शेषफल भी दिया गया है। तो आप भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का इस्तेमाल करिए और इसका आंसर ढूंढिए। बहुत ही आसान है, बहुत पहले से आप बनाते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए कमेंट सेक्शन में छोड़िए इसका आंसर। फिर अगला सवाल यहाँ पे है, कहता है एक प्रकृत संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, n के कितने मान संभव है? देखिए अगर शेषफल 12 है तो जिससे भाग दिया जा रहा होगा ना वो हमेशा 12 से बड़ा ही होगा। यानी n का वैल्यू इस सवाल में 12 से बड़ा होगा क्योंकि शेषफल 12 आना है। अगर शेषफल 12 आ जाता है तो 732 में अगर किसी संख्या से आप भाग देते हैं और शेषफल 12 आ जाता है तो भाग कहाँ तक लग रहा है? 720 तक। तो इसका मतलब है 720 के पहले गुणनखंडों को पता किया जाए। तो 720 का गुणनखंड कैसे निकलेगा भाई? तो 2 से करेंगे 360, यहीं फिर 2 से करेंगे 180, फिर 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। तो 2 का पावर कितना हो गया? 4। यानी 3 का पावर कितना हो गया? 2। अब 5 का पावर कितना हो गया? 1। ठीक है, 4 है पावर में तो 5 बनाएंगे, 2 है पावर में तो 3 बनाएंगे, 1 है पावर में तो 2 बनाएंगे। 5 3 15 दूना 30। यानी 720 को कुल 30 संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है और 30 संख्याओं में कितने ऐसे नंबर होंगे जिनसे भाग देने पर किसको? 732 को 12 शेषफल आएगा। यानी 720 तक पूरा कटेगा। तो 30 संख्या तो ऐसा है जो 720 को पूरा काट सकता है, लेकिन 12 शेष वाले कौन कौन होंगे? तो 12 से बड़े जो इसके गुणनखंड होंगे वो। अब ये कैसे मालूम चलेगा? तो 720 भाई साहब 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा और 12 से। 12 तक तो देख ही सकते हैं क्योंकि 12 से बड़ा होना चाहिए n। तो यानी इसका मान इसके बाद जो गुणनखंड सब होगा वो सब होगा। तो गिनिए कई गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये 10 ठो से आप कटाइएगा तो शेषफल 12 नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे जो भी नंबर आएगा, जैसे 15 आएगा तो 15 से कटाइएगा तो शेषफल 12 आएगा क्योंकि 720 पूरा कट जाएगा। तो कितना आएगा?
12 आएगा शेषफल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 30 में से 10 घटाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। 20 ठो ऐसा संख्या संभव है। फिर अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ कहता है कि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेष 57 बचता है। जब दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 49 बनता है। तो भाजक बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ पकड़ लीजिएगा, तो ऐसे सवाल कभी गड़बड़ नहीं होंगे। कैसे, देखिए कह रहा है दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 57। यानी जब शेषफल 57 बच रहा है तो चाहे वो नंबर जो भी हो, वो 57 से बड़ा ही होगा। 57 से बड़ा इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है 65, तो हम आंसर लगा देंगे 65 बस। इतना ही कंसेप्ट है ऐसे सवाल में। जब भी ऐसा सवाल है आप उस कंसेप्ट को ज़रा देखिए, बस आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा टाइप जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेषफल पर आधारित सवाल, कैसे शेषफल प्राप्त किए जाते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है 43 नंबर क्वेश्चन में कि ये जो नंबर दिया गया है 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। इस नंबर में 17 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, ज़रा देखिएगा। अगर इस नंबर को 17 से आप भाग देंगे, देखिए आपको कंसेप्ट हमने सिखाया है, आपको कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट सीखना है तब चले जाइए, 7 लेक्चर किए गए हैं नंबर सिस्टम के, वहाँ से पता करिए। 17 से भाग दीजिएगा, जब इसको पूरा पूरा कटाइएगा, किस नंबर को, इसको 17 से, तो 170 तक कटेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 72 तक, 70 तक कटेगा, 2 बचेगा। यहाँ 70 तक कटेगा, 3 बचेगा। 9 दूनी 18, 18 तेरी 54। अब इस 54 को देखिएगा, अब इस 54 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो 17 तिया 51 तक जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। उसके बाद शेषफल क्या बच जाएगा, 3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है शेषफल। अभी अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करिए। तो हम गुना देंगे का, इतना काम नहीं है गुना देने का, इस नंबर को लिख लीजिए। नहीं भी लिखिएगा तब भी आपके लिए चलेगा। आपको लिखना क्या है समझिएगा। अगर 13 से इसमें विभाजित करते हैं, इस नंबर में 13 से, तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि 13 कहाँ तक विभाजित इसमें कर सकता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो 13 दूना 26, 260 तक तो कट रहा है, और फिर 13 पचे 65, यानी 325 तक कटेगा। इसमें 10 शेषफल बचेगा। अगर इसको 13 से कटाएंगे तो 10 शेषफल बचेगा। 325 तक पूरा पूरा कटेगा। इसको 13 से कटाएंगे तो 13 चौका 52, 520 तक तो जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 650 तो 52 तक जाएगा। 52 के बाद में कितना है आ रहा है, तो 520 के बाद में ही 88 है। कितना है, 88 है। तो 78 तक, क्योंकि 520 के बाद में 88 ज़्यादा है, तो 78 तक फिर यह कटेगा। यानी आप 13 छक 78 होता है, कटेगा 10, यहाँ भी शेषफल बचेगा। ठीक, जब इसको कटाइएगा आप तो 13 छक 78 होता है, यानी 780 आएगा। 780 के बाद 853 है, तो 780 से 73 ज़्यादा है। अब 73 ज़्यादा है तो जब आप पढ़िएगा 13 का पहाड़ा, तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 3 40, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78। और यहाँ पर इधर 73 ज़्यादा है, तो 13 पचे 65 हम लगाएंगे। तो 13 पचे 65 से 73 कितना ज़्यादा है ज़रा बताइएगा। तो 65 से 73 8 ज़्यादा है। अब बस 10 दहाई 100, तो 100 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 100 को फिर आप किससे लगाइए, 13 से लगाइए, 91 तक कटेगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9 बचेगा, तो फिर यहाँ पर ज़रा देखिए, जैसे ही 9 आया तो जो शेषफल 9 आया, 9 9 8 72। क्या 72 13 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। तो 13 पचे 65 हो गया। अब 65 से 72 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 65 से 72 तक जाने के लिए, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 7 नंबर। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की तरफ मूव कर जाते हैं भाई साहब। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल ये नंबर दिया गया है, 35 से विभाजित करिए, पता करिए शेषफल क्या होगा। तो 35 दूना 70 होता है, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। 3 दूना 6, 6 8 48। 48 में 6 से गुना करने से अच्छा है कि 48 को 35 से भाग दीजिए, कितना बचा 13, और 13 छक 78।
ठीक है। क्या 78 35 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 35 से नहीं कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा, क्योंकि 70 तक कटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं किस तरह से सवाल आपके सामने आ रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दे रहा है 46 नंबर सवाल है। 46वां नंबर सवाल कहता है यदि 7 के पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए, जब भी 7 का पावर 77 या 78 है तो एक और कॉन्सेप्ट आज सीख ही लीजिए। जैसे 7 का पावर 77 है, आप प्लस में 77 दिया गया है, अब कहा जा रहा है 78 से भाग लगाइए, बताइए रिमाइंडर कितना होगा। यही कहा जा रहा है आपसे। देखिए, यहाँ जो पावर दिया गया है, पावर, इस पावर पर ध्यान नहीं दीजिए। अभी 8 से जब इस नंबर में भाग दीजिएगा तो या तो इसको जब भाग दीजिएगा आप तो ध्यान से देखिएगा तो 72 तक कटेगा। कहाँ तक कटेगा? 72 तक कटेगा, लेकिन 5 रह जाएगा। 5 को 77 दिया गया है। तो इसका 2 तरीका है निकालने का, सिखाए गए हैं, जिसमें पावर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, चाहे बेस का। तो हम क्या करेंगे, ये 8 से जब इसको कटाइएगा, 8 से, अच्छा कहाँ गया, सॉरी 78 ना है, हम गलत कंसेप्ट सिखा रहे थे, 78 है। 78 से कटाइएगा तो 77 है, कम है, ज़्यादा कहाँ है? तो ज़्यादा नहीं है, तो 78 का यहाँ पावर -1 होगा। तो जैसे ही पावर -1 होगा, यहाँ सॉरी पावर माइनस नहीं बल्कि शेषफल -1 बचेगा, और शेषफल जैसे ही -1 बचेगा तो पावर 77 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 77। प्लस में क्या हो जाएगा? 77। प्लस में कितना हो गया? 77 हो गया। अब देखिए जरा, अब यहाँ से इसको भी आप ये 78 से इस 77 में भी करिएगा तो -1 शेषफल बचेगा, बचेगा -1। तो यहाँ -1 लिख लेते हैं। तो ये -1 के पावर 77 -1, अब -1 करिएगा तो -2 होगा। अब माइनस में होगा नहीं तो 78 में से क्या घटा देंगे हम? 2 घटा देंगे। 78 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 76। यानी 76 इसका शेषफल आएगा। जो भी आएगा उसका आंसर क्या होगा? शेषफल 76 होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है 47वां सवाल। ये जो नंबर दिया गया है, इसको अगर 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो 17 का पावर 13 है, 18 से भाग देना है। तो चूंकि 17 के बाद में एक और बढ़ जाते हैं तो 13 हो जाता है, तो पावर -1 लगाइए। अब पावर में 13 माइनस 18 से भाग देंगे इसमें 21 में, तो 18 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 3। तो क्योंकि 18 तक तो पूरा कटेगा, लेकिन 3 शेषफल बच जाएगा। तो 1 -1 का पावर -1 और -3 कितना हो गया? बताइए, -4। -4 में 18 से भाग दे सकते हैं क्या? तो जो भी हमको नंबर मिलेगा इसका कैलकुलेशन करने पर, उसमें से यहाँ पर 18 में से 4 को घटा दीजिए, यानी 16। क्या मिलेगा भाई साहब? 16, सॉरी 14। क्या मिलेगा? 14। 18 में से 4 घटाएंगे, 14 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन। अब इसमें से 14 आ जाएगा शेषफल, इसका कितना आंसर हो जाएगा? शेषफल 14 हो जाएगा। फिर 48 नंबर सवाल उसी तरीके से कह रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है, इसमें अगर 266 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त करिए, कितना होगा? देखिए, ये 265 है, 266 एक हो ज़्यादा है, तो -1 का पावर हम 4081 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर प्लस 9 है तो 9 रह देंगे, क्योंकि 9 में तो भाग लगे वाला है नहीं, 9 में भाग नहीं लगेगा, तो इसको 9 रह देंगे। अब -1 का पावर करेंगे तो कितना होगा जरा बताइए? क्या है? 81 ना है, तो विषम है, तो -1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी जो भी रिमाइंडर हमारा बनेगा इसको सॉल्व करने पर वो ऑप्शन नंबर ए 8वां आएगा। क्या समझे आप बात को? समझ पा रहे हैं? अब ये सवाल आपसे कहता है कि 256 को 17 से, यहाँ पर 2 का पावर 256 है, 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा? लीजिए, तो 17 से विभाजित करना है 256 को, 2 का पावर 256 17 से। अब जरा ये हमको बताइए कि 256 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 64, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर 17। अब 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। अब पावर में कितना हो जाएगा? 64। अब बटा में 17। चूँकि यह 16 है तो -1 हो जाएगा। अब -1 का पावर 64 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि जब भी इसका रिमाइंडर निकलेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 ही रिमाइंडर आएगा। क्लियर? देखिए अगला सवाल, इसका हम कितना नंबर पर जाते हैं? 50वां सवाल, और आज का आखिरी सवाल है। ये कहता है कि ये जो नंबर दिया है 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? देखिए 2 का पावर 24 है, तो 2 का पावर 24 है, 2 का पावर 3 गुना 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -1 है कि नहीं है? और 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। 8 का पावर 8 रह जाएगा।
-1/7। 8 है तो इसका मतलब है 7 में 8 से भाग दें, 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 1 का पावर 8 -1, यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इस नंबर का जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, जो भी शेषफल आएगा 0 आएगा। उम्मीद है कि सभी सवालों को आपने बड़ी बारीकियों से देखा होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। इसके बाद वाला जो सेशन आपका होगा वो मिसलेनियस सवालों का होगा। किसका होगा? मिसलेनियस सवालों का होगा। बड़ा ही लाजवाब सेशन हम उसको रखेंगे और वो सेशन आपका मे बी लाइव चले, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जब तक काम चलेगा लाइव नहीं हो पाएगा, तो हम रिकॉर्डेड नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर काम समाप्त हो जाएगा वीडियो फिर आपको लाइव मिलने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बनाए रखिए। जय हिंद।